Hi everyone, welcome back to our B2A learning. Myself Neha Agrawal and I am your zoology mentor. So let's start with the next lecture on excretory products and their elimination. और आज हम सीखेंगे, क्योंकि हमने पुराने लेक्चर में लास्ट लेक्चर में सीखा है द स्ट्रक्चर ऑफ किडनीज, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कितने कितने पार्ट्स का बना है. आज हम चलते हैं उसकी काम करने वाली यूनिट पे, दैट इज नेफ्रॉन. सो वी आर गोइंग टू कवर स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन टुडे. सो लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो दैट व्हाट इज नेफ्रॉन. नेफ्रॉन होता क्या है बच्चों? अगर हम नेफ्रॉन वर्ड यूज कर रहे हैं तो ये नेफ्रॉन है क्या? देखो, किडनी काम करती है तो हमको पता है, किडनी ने फिल्ट्रेशन किया ब्लड का, ये भी हमको पता है, किडनी ने यूरिन फॉर्म किया, ये भी हमको पता है, किडनी ने नाइट्रोजनस वेस्ट चुराया ब्लड में से, ये भी हमको पता है. लेकिन किडनी के अंदर एक्चुअल में जो यूनिट ये काम कर रही है दैट इज नेफ्रॉन. तो क्या हम नेफ्रॉन को बड़ी इजीली लिख सकते हैं दैट नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. किडनी का जो काम है एक्चुअल में उसके अंदर ये यूनिट काम कर रही है, नेफ्रॉन काम कर रहा है. सो दिस इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. किडनी का फंक्शन करने वाली यूनिट है नेफ्रॉन. कितनी नेफ्रॉन होती है बेटा एक किडनी में? एक किडनी के अंदर 1 मिलियन नेफ्रॉन पड़ी हुई है. देयर आर 1 मिलियन नेफ्रॉन इन ईच किडनी. ध्यान रखना, इन ईच किडनी. ये एनसीईआरटी की लाइन है बेटा. अगर एक किडनी में 1 मिलियन है तो अगर किडनीज लिखा हो या 2 किडनी में पूछे तो कितनी हो जाएगी? 2 मिलियन. और 1 मिलियन को ही आप क्या लिखते हो? 10 लाख. तो एक किडनी में बेटा 10 लाख नेफ्रॉन है और 2 किडनी में या किडनीज लिखा हो तो उसमें 20 लाख नेफ्रॉन हो जाएगी. डायरेक्ट क्वेश्चन है ये और एनसीईआरटी का लाइन है ये, तो इस बात को अपन ध्यान रखेंगे, दोनों बातों को. ठीक है, अब हम देखते हैं ये किडनी का स्ट्रक्चर, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा है बेटा. ठीक है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है. स्ट्रक्चर सीखोगे तभी इसका आगे का काम सीख पाओगे कि ये कैसे कैसे यूरिन फॉर्म कर रहा है. ठीक है, तो अपन ने क्या किया बेटा, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बनाने के लिए एक लाइन खींची. ठीक है, ये एक लाइन खींचे. ये लाइन क्या दिखा रही है? याद करो, किडनी में तुमको सिखाया था बाहर का रीजन होता है कॉर्टेक्स, अंदर का रीजन होता है मेडुला. तो बस अपन ने क्या किया है, लाइन के ऊपर बोल दिया बेटा कॉर्टेक्स प्रेजेंट है और लाइन के नीचे बोल दिया मेडुला प्रेजेंट है. किडनी में कॉर्टेक्स और मेडुला रीजन है, तो ये कॉर्टेक्स है बाहर का रीजन, ये मेडुला है अंदर का रीजन. अब देखोगे इसमें नेफ्रॉन प्रेजेंट कैसे और उसके कितने पार्ट हैं. नेफ्रॉन बहुत आराम से प्यार से बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है. ये देखो, नेफ्रॉन के लिए मैंने पहले क्या किया बेटा, एक कप बना दिया. ठीक है, ये मैंने बना दिया एक कप. कप के बाद मैंने एक हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर बना दिया, इसको कहते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. ठीक है, अभी बताऊंगी. कॉन्वोल्यूटेड मतलब हाईली कॉइल्ड, तो हाईली कॉइल्ड बना दिया. फिर मैंने बेटा एक यू शेप का स्ट्रक्चर बना दिया, हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर बना दिया. ठीक है, उसके बाद फिर से मैंने इस ट्यूब को काफी कॉइल्ड कर दिया. ठीक है, और उसके बाद मैंने इस कॉइल्ड ट्यूब को एक दूसरी डक्ट के अंदर खोल दिया, जिसमें हमने देखा कि और भी कुछ डक्ट्स खुल रही हैं. ठीक है, हो गया इतना. अभी देखो क्या क्या किया अभी तक. एक कप बनाया बेटा, इस कप का नाम रख दो बाउमेंस कैप्सूल. क्या नाम रखा इस कप का? बाउमेंस कैप्सूल. फिर बेटा ट्यूब बनानी शुरू की यहां से लेके यहां तक. पहली ट्यूब का नाम रखा पीसीटी. पीसीटी क्या होता है बेटा? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. पीसीटी के फुल फॉर्म होती है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. ठीक है, ये अपन ने अभी तक किए इतने पार्ट्स. क्या क्या पार्ट्स कर लिए अपने ने? पीसीटी, बाउमेंस कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले और डीसीटी. कलेक्टिंग डक्ट इसका पार्ट नहीं है. ठीक है, अब देखो ब्लड पहुंचाते हैं इसके तक अपने को ब्लड पहुंचाना है. इधर से आएगी बेटा एक आर्टरी. ठीक है, इसका नाम है एफरेंट आर्टरियोल. क्या नाम है? एफरेंट आर्टरियोल. ये एफरेंट आर्टरियोल आके इस कप में घुस जाएगी और जब ये कप में एंटर करेगी बेटा उस टाइम पे डिवाइड कर लेगी बहुत सारी कैपिलरीज में. ऐसे कैपिलरीज का गुच्छा बनाएगी यहाँ पे. ठीक है, ये कैपिलरीज का गुच्छा है और इस गुच्छे का नाम है बेटा ग्लोमर्यूलस. ग्लोमर्यूलस क्या है? कैपिलरी का गुच्छा है. इट इज टफ्ट ऑफ कैपिलरीज. टफ्ट ऑफ
कैपिलरीज, ये कैपिलरीज का गुच्छा है बेटा, और उसके बाद ये वापस इससे बाहर निकलेगा और जुड़ के बनाएगा आर्टरियोल फिर से, और अब इस आर्टरियोल का आप नाम रखोगे इफरेंट आर्टरियोल। जो आ रहा है वो एफरेंट, जो यहां से बन के निकल रहा है वो है इफरेंट। सो दिस इज इफरेंट आर्टरियोल, इफरेंट आर्टरियोल, ठीक है, इफरेंट आर्टरियोल निकल गया। अब इफरेंट आर्टरियोल क्या करेगा बेटा, फिर से कैपिलरीज में डिवाइड करेगा। देखो आर्टरी आई, कैपिलरी बनाई, कैपिलरी ने जोड़ के फिर से आर्टरी बनाया, और आर्टरी अब फिर से कैपिलरी बनाएगी, पूरा कैपिलरी का बेड बना देगी, पूरा कैपिलरी का जाल बना देगी, और उस जाल को फैलाएगी बेटा इन सब के अराउंड, इन सब के अराउंड। ये जितना भी आपने पीसीटी डीसीटी सारा कुछ किया है ना, इसके अराउंड ये कैपिलरी का जाल घूमता रहेगा, ठीक है, बहुत सारा जाल घूमता रहेगा इनके अराउंड, पीसीटी के अराउंड, डीसीटी के अराउंड, ऐसे ये कैपिलरीज का जाल घूमता रहेगा। अच्छा, क्योंकि ये कैपिलरीज का जाल इन डक्ट्स के, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले और डीसीटी ट्यूब्यूल्स के पेरिफेरी पे घूम रहा है, इसलिए इसका नाम रख दिया बेटा पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज। क्या नाम रख दिया, पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज, पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरी नाम रख दिया, ठीक है। अब तुम देख रहे हो बेटा ये जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरी है, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी क्या है, इफरेंट आर्टरियोल ने कैपिलरीज का जाल बनाया पीसीटी, लूप ऑफ हेनले और डीसीटी के अराउंड, जिसको तुमने पेरीट्यूबुलर कैपिलरी कह दिया। पेरी मतलब पेरीफेरी, ट्यूब्यूल के पेरीफेरी पे मतलब पीसीटी, लूप ऑफ हेनले और डीसीटी के पेरीफेरी पे जो कैपिलरीज फैली हुई है। इसमें तुम ये वाला पार्ट देख रहे हो जो लूप ऑफ हेनले के साथ साथ पैरेलल में जा रहा है, लूप ऑफ हेनले के साथ साथ यू शेप में कुछ कैपिलरीज जा रही हैं पैरेलल में। इन वाली कैपिलरी को कहते हैं बेटा वासा रेक्टा। क्या कहते हैं, वासा रेक्टा। बेटा वासा रेक्टा आपके ब्लड सर्कुलेशन का पार्ट है, इसमें आपका ब्लड चल रहा है, इन सब में ब्लड चल रहा है बेटा, ये सारा ब्लड चल रहा है अपना इन कैपिलरीज में, इन सब में ब्लड चल रहा है, तो ब्लड सर्कुलेशन का पार्ट है। आपकी पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज का पार्ट है, मतलब नेफ्रॉन ने ये जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज बना रखी हैं पीसीटी, लूप ऑफ हेनले और डीसीटी के अराउंड, उसी में से जो लूप ऑफ हेनले के पैरेलल चल रहा है उसी को तो हमने वासा रेक्टा कहा है। तो वासा रेक्टा आपकी पेरीट्यूबुलर कैपिलरी का पार्ट है। तो क्या आप कह सकते हो, यस मैम, ऑल वासा रेक्टा आर पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, बट ऑल पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज आर नॉट वासा रेक्टा, क्योंकि पेरीट्यूबुलर कैपिलरी पीसीटी, लूप ऑफ हेनले और डीसीटी के अराउंड है, और वही पेरीट्यूबुलर कैपिलरी लूप ऑफ हेनले के अराउंड कहलाती है वासा रेक्टा, ठीक है। तो वासा रेक्टा इज अ पार्ट ऑफ पेरीट्यूबुलर कैपिलरी ओनली व्हिच इज रनिंग पैरेलल टू द लूप ऑफ हेनले इन यू शेप। ओके, इतनी बात हो गई। अब ये वाला पॉइंट ध्यान रखना है कि कलेक्टिंग डक्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिंगल नेफ्रॉन। अब यहाँ पे आ जाओ, एफरेंट आर्टरियोल आ रही है, एफरेंट आर्टरियोल निकल रही है, बाउमेंस कैप्सूल किया तुमने, ये कप लाइक स्ट्रक्चर और ये ग्लोमेरुलस हो गया। बेटा ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर, ये जो ऐसा गोल सा स्ट्रक्चर दिख रहा है हमको, ऐसा फुटबॉल टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिसमें क्या क्या आ गया, एक तो बाउमेंस कैप्सूल आ गया और ये टफ कैपिलरीज आ गए। इन दोनों को मिला के इस पूरे स्ट्रक्चर को कहते हैं बेटा रीनल कॉर्पसल। क्या कहते हैं, रीनल कॉर्पसल, रीनल कॉर्पसल। ध्यान दो, एक तुमने पढ़ा था रीनल कैप्सूल, वो किडनी के ऊपर का ढक्कन था, ये है रीनल कॉर्पसल जो कि होता है इट इज इक्वल टू बेटा बाउमेंस कैप्सूल जो कप लाइक स्ट्रक्चर है प्लस ग्लोमेरुलस जो कि आपके कैपिलरीज का टफ्ट इसके अंदर कप के अंदर घुसा हुआ है, ये छन्नी का काम करता है ग्लोमेरुलस, इसी में से ब्लड छन के इधर की साइड गिरता है, ठीक है। तो छनेगा अभी ब्लड ग्लोमेरुलस से, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होगी, वो आगे अपन करेंगे। तो रीनल कैप्सूल कहते हैं, कॉर्पसल कहते हैं बेटा, तो कैप्सूल और कॉर्पसल पे ध्यान देना। प्लस बेटा इसी का नाम है मालपीजियन कॉर्पसल, इसी को कहते हैं मालपीजियन कॉर्पसल,
तो तुम रीनल बॉडी या मालपीजियन बॉडी या रीनल कॉर्पसल या मालपीजियन कॉर्पसल वर्ड सीखो तो वो इसी को कहा जाता है, इस पूरे को, जिसमें बाउमेंस कैप्सूल और कैपिलरीज का टफ्ट यानी कि ग्लोमेरुलस आता है। अब आप अच्छे से ये डायग्राम को ड्रॉ कर लो। आपको एक तो स्कूल एग्जाम में ड्रॉ करने के लिए भी आएगा, प्लस बेटा ये नीट में आपको इससे क्वेश्चंस भी आएंगे। तो एक क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है दैट कलेक्टिंग डक्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिंगल नेफ्रॉन। और बाकी आपको क्या क्या याद रखना है कि अगर नेफ्रॉन में आपसे पार्ट्स पूछे जाए तो क्या क्या बताओगे? या तो आप बोल सकते हो ग्लोमेरुलस प्लस ट्यूब्यूलर पार्ट, जो ग्रीन कलर से वो ट्यूब्यूलर पार्ट है। तो एक हो गया आपके ब्लड का ग्लोमेरुलस और ये ट्यूब्यूलर पार्ट, जिसमें क्या क्या आएगा? बाउमेंस कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले और डीसीटी। ठीक है, एक नेफ्रॉन में। या आप क्या कह सकते हो बेटा? आप कह सकते हो मालपीजियन बॉडी प्लस ट्यूब्यूलर पार्ट। ठीक है, जिसमें आपका आ जाएगा पीसीटी, लूप ऑफ हेनले और डीसीटी ट्यूब्यूलर पार्ट में। ओके, तो ये दो हो गए आपके नेफ्रॉन के पार्ट्स, जिसको अपन लिख भी लेंगे। नेफ्रॉन को हमने कैसे डिवाइड कर दिया बेटा? नेफ्रॉन को, एक नेफ्रॉन को हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है, एक मालपीजियन बॉडी, या ऐसे कर लेते हैं, दोनों तरह से क्लासिफिकेशन सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अपन ऐसे कर लेते हैं, अपन कर लेते हैं एक तो ग्लोमेरुलस लगा देते हैं और दूसरी तरफ लगा देते हैं बेटा रीनल ट्यूब्यूल। जितने भी रीनल ट्यूब्यूल है जो अपन ने ग्रीन कलर से बनाए थे, और इस रीनल ट्यूब्यूल में क्या क्या आ जाएगा? बाउमेंस कैप्सूल, फिर आ जाएगा ट्यूब्यूलर पार्ट जिसमें आएगा पीसीटी, लूप ऑफ हेनले और डीसीटी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ये ग्लोमेरुलस क्या है बेटा? टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। ओके, बाउमेंस कैप्सूल क्या है बेटा? कप लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज कप लाइक स्ट्रक्चर। उसमें पीसीटी, लूप ऑफ हेनले और डीसीटी आपने बनाई है। अब देखो कितनी सिंपल सी चीज है, इसमें जो भी चीजें छन के आई ना बेटा वो ऐसे जा रही हैं, पहले नीचे को जा रही हैं फिर ऊपर को आ रही हैं। तो पहले डिसेंडिंग लिम्ब कह दो बेटा इसको क्या कह दो? जो नीचे जा रहा है दैट इज डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ठीक है, और ये जो ऊपर जा रही है, ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है, जो ऊपर जा रहा है वो क्या हो गया बेटा आपका? असेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ये जो लूप ऑफ हेनले है, जो यू शेप का स्ट्रक्चर है, वो पहले डिसेंडिंग फिर असेंडिंग। लेकिन बेटा जो ब्लड है ना, ब्लड, इसके अंदर जो ब्लड चल रहा है वो इधर से चल रहा है, नीचे आ रहा है, और इधर से घूम के बेटा ऊपर चल रहा है, ऐसे ऊपर आ रहा है। तो ब्लड का आप ये क्या कह दोगे? डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। इसको आप क्या कह दोगे? डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। वासा रेक्टा की ये डिसेंडिंग लिम्ब हो गई, और ये वाली क्या हो गई बेटा? असेंडिंग लिम्ब हो गई, असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। तो आपको ना थोड़ी थोड़ी सी डायरेक्शंस ध्यान रखनी है, अपने को यूरिन फॉर्मेशन में करना है बेटा, कि जो ग्लोमेरुलर से छन के नीचे आया वो किधर से किधर मूव कर रहा है, और जो ब्लड है वो किधर से किधर को मूव कर रहा है। तो इतना तो आपने स्ट्रक्चर में सीखा। अब नेक्स्ट बात सीखते हैं इसके बारे में। आ जाओ, ये देखो एनसीईआरटी का डायग्राम भी कर लेते हैं एक बार बेटा। ये एनसीईआरटी का आपका नेफ्रॉन का डायग्राम दिया हुआ है। इसमें देखो ये रहा ग्लोमेरुलस जो टफ्ट ऑफ कैपिलरी है, ये रहा बाउमेंस कैप्सूल, ये रहा बेटा पीसीटी, फिर ये रहा लूप ऑफ हेनले, फिर ये रहा डीसीटी, ये डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, और फिर ये है बेटा कलेक्टिंग डक्ट जिसमें बहुत सारी ऐसी नेफ्रॉन्स खुलती हैं। ठीक है, ये हो गया एफरेंट आर्टरियोल, ये हो गया इफरेंट आर्टरियोल। जो आ रहा है एफरेंट, जो यहाँ से निकल रहा है इफरेंट हो गया। ठीक है, और ये हो गई आपकी वासा रेक्टा, यहाँ पे दिखाया है इस यू शेप वाले को, ऐसे जो चल रही है ना इसके पैरेलल, ये हो गई वासा रेक्टा जो यू शेप में पैरेलल चलती है लूप ऑफ हेनले के। हालांकि पूरे के पूरे जाल को हम पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज कहते हैं। एनसीईआरटी में कुछ और बातें मेंशन करेंगे बेटा। ये जो एफरेंट आर्टरियोल होता है, देखो एनसीईआरटी में भी अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इसका डायमीटर थोड़ा ज्यादा है, इसका थोड़ा कम है, क्योंकि क्या हो रहा है, ब्लड एकदम से आ रहा है,
इसमें गिर रहा है और आगे जाने की जगह उसको हम कम दे रहे हैं, थोड़े ज्यादा डायमीटर से आ रहा है, मोटे पाइप से आ रहा है, नीचे गिर रहा है और हम उसको ऊपर चढ़ने की जगह कम दे रहे हैं, तो बाध्य हो जा रहा है बेटा, मजबूर हो जा रहा है थोड़ी देर नीचे रहने के लिए। थोड़ी देर नीचे रहने से ही जो प्रेशर बन रहा है इसीलिए वो यहाँ पे छन पा रहा है और हमको यही करना था। इसलिए एनसीईआरटी में मेंशन करो इसका जो डायमीटर होता है बेटा, इसका एफरेंट आर्ट्रियोल का जो डायमीटर होता है इट इज मोर देन, यहां पे लिख लो एफरेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर ऑफ एफरेंट आर्ट्रियोल इज मोर देन डायमीटर ऑफ इफरेंट आर्ट्रियोल। इफरेंट आर्ट्रियोल से ज्यादा होता है एफरेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर। अब ब्लड कैपिलरीज का सिस्टम थोड़ा सा समझाने की कोशिश करती हूँ आप लोगों को। आओ यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो ये बताओ बेटा, अपने हार्ट से निकला था ये एओर्टा, ये एओर्टा निकली थी, ठीक है, और एओर्टा की एक ब्रांच निकल के आ गई थी बेटा किडनी के पास, किडनीज के पास ब्रांच आ गई थी, उसको हमने कह दिया था रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी चली गई थी एक एक किडनी में, ठीक है। तो यानी कि ब्लड तो आ रहा है एओर्टा से होते हुए रीनल आर्टरी में, यानी किडनी में क्या एंटर कर रहा है, रीनल आर्टरी। और किडनी के अंदर जब एंटर किया, ये ऐसे आके बेटा दोनों किडनी में जब एंटर किया तो ये रीनल आर्टरी आया और अंदर बहुत सारे में डिवाइड हो गया बेटा, हर नेफ्रॉन के पास जाने के लिए, हर नेफ्रॉन के पास जाने के लिए। तो ये सारे ही तो एफरेंट आर्ट्रियोल हैं, यही सारे तो एफरेंट आर्ट्रियोल हैं। यानी कि बेटा एक रीनल आर्टरी आई, रीनल आर्टरी आई और बेटा किडनी में एंटर कर गई, ये किडनी में एंटर कर गई रीनल आर्टरी। आने के बाद बेटा रीनल आर्टरी की बहुत सारी ब्रांचेस बनी, 1 मिलियन ब्रांचेस बनी होंगी, है ना। और इसमें से एक ये जो ब्रांच है वो क्या हो गई बेटा, एफरेंट आर्टरियोल। आर्टरी ने डिवाइड करके बनाया आर्टरियोल और ये एंटर करेगी बेटा एक नेफ्रॉन में, ठीक है, किडनी के अंदर ये रहा नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन में एफरेंट आर्टरियोल जो एंटर करी बेटा, अब यहीं पे देखो नेफ्रॉन के अंदर ही ये सारा कुछ बना है। नेफ्रॉन में क्या आया, एफरेंट आर्टरियोल आई, फिर आर्टरियोल ने बनाया कैपिलरी जिसको तुमने बुलाया ग्लोमेरुलस, फिर इसने जोड़ के बनाया इफरेंट आर्टरियोल जो कि है आर्टरियोल, फिर इसने डिवाइड होके बनाया बेटा पेरीट्यूब्युलर कैपिलरीज जिसमें वासा रेक्टा भी आता है, ठीक है, ये भी क्या है कैपिलरीज। तो आर्टरियोल आई, उसने कैपिलरी बनाई, फिर आर्टरियोल बनाई, फिर कैपिलरी बनाई नेफ्रॉन के अंदर ही, फिर जाके बनाया बेटा वेन्यूल। क्या बनाया, वेन्यूल, एक रीनल वेन्यूल बना। अब ऐसे बहुत सारे वेन्यूल आएंगे अलग अलग नेफ्रॉन्स से और फिर अलग अलग नेफ्रॉन्स से बाहर निकल के फिर ये जाएंगे और मिल जाएंगे रीनल वेन में, रीनल वेन में। तो आपको थोड़ा सा ब्लड कैपिलरीज वेसल सबका कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। किडनी के अंदर एंटर करिए रीनल आर्टरी और किडनी से निकल रही है रीनल वेन, ये किडनी हो गई। और नेफ्रॉन के अंदर एंटर कर रहा है एफरेंट आर्टरियोल और नेफ्रॉन से बाहर निकल रहा है रीनल वेन्यूल। आर्टरियोल एंटर कर रहा है, वेन्यूल निकल रहा है। ऐसे बहुत सारे वेन्यूल क्या करेंगे, अलग अलग नेफ्रॉन से आएंगे और रीनल वेन में मिल जाएंगे। और एक नेफ्रॉन के अंदर ही इतनी कहानी चल जा रही है बेटा, इतनी कहानी। मतलब एफरेंट आर्टरियोल बना, फिर कैपिलरी में डिवाइड किया जिसको तुम ग्लोमेरुलस कहते हो, फिर इफरेंट आर्टरियोल बना, फिर पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में डिवाइड किया, फिर जाके पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज आके मिलेंगी और एक वेन्यूल बनाएंगी जो एक नेफ्रॉन से निकलेगा और ऐसे बहुत सारे वेन्यूल मिलके रीनल वेन में खुल जाएंगे, ठीक है। ये अबाउट द कैपिलरीज है, ओके। देखो एनसीईआरटी का ही ये भी डायग्राम है बेटा, ये रहा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है, ये रहा एफरेंट आर्टरियोल, देखो इसका डायमीटर ज्यादा है, और ये रहा इफरेंट आर्टरियोल, इसका डायमीटर कम है, ठीक है। उसके बाद ये बाउमेंस कैप्सूल और ये जो टफ्ट देख रहे हो ना बेटा, दिस इज ग्लोमेरुलस, दिस इज ग्लोमेरुलस, द टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, ओके। और फिर यहाँ से शुरू हो रही है पीसीटी। तो ये पूरा का पूरा क्या है बेटा, ये इन दोनों को मिला के अपन कहते हैं रीनल कॉर्पसल या रीनल बॉडी या मालपीजियन कॉर्पसल या मालपीजियन बॉडी। बस ध्यान रखना इसको रीनल कैप्सूल मत कहना। कैप्सूल तो ये था बेटा जो किडनी के ऊपर ढक्कन चढ़ा हुआ था, उसको कहते थे रीनल कैप्सूल, और ये है रीनल कॉर्पसल
स्ट्रक्चर बन रहा है फुटबॉल टाइप का, दिस इज रीनल कॉर्पसल। तो अपना जो नेफ्रॉन है वो अगेन तुम एक और क्या क्लासिफिकेशन कर सकते हो, दोनों सही है बेटा, ध्यान देना है ना। तुमने क्या किया, ग्लोमर्युलस और रीनल ट्यूब्यूल बोल दिया, या फिर तुम क्या कह दो, आप कह दो रीनल बॉडी कैप्स कॉर्पसल, रीनल कॉर्पसल। अब रीनल कॉर्पसल में तो दोनों चीजें आ गई बेटा, ग्लोमर्युलस भी आ गया और बाउमेंस कैप्सूल भी आ गया, तो बस नीचे का ट्यूब्यूलर पार्ट बन गया, तो इधर रख दो ट्यूब्यूलर पार्ट। ट्यूब्यूलर पार्ट कहते हैं बेटा पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, जिसमें पहले आएगा डिसेंडिंग, फिर आएगा असेंडिंग और डीसीटी को, ठीक है। और या फिर अगर बाउमेंस कैप्सूल को इधर इंक्लूड किया तो पूरे के पूरे रीनल ट्यूब्यूल्स हैं। रीनल वर्ड किडनी के लिए यूज होता है, किडनी में जो नेफ्रॉन्स है उसमें जो ट्यूब्यूल्स है तुम उसको रीनल ट्यूब्यूल कह रहे हो, ठीक है। तो यहां से ये ग्रीन वाला जितना भी बना हुआ है बेटा, दीज आर रीनल ट्यूब्यूल्स, जिसमें ब्लड छन के आ रहा है। कौन सी छन्नी से छन के आ रहा है, ग्लोमर्युलस की छन्नी से छन के आ रहा है। और इसीलिए जो चीज यहाँ पे गिरती है, जब हम कोई चीज छानते हैं तो नीचे जो गिरता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं फिल्ट्रेट। ग्लोमर्युलस की छन्नी से छन के आ रहा है, इसलिए यहाँ पे जो कुछ भी गिरेगा बेटा इसको हम कहेंगे ग्लोमर्युलर फिल्ट्रेट कहेंगे, इसको हम कहेंगे ग्लोमर्युलर फिल्ट्रेट, ठीक है, जो नीचे छन के आ रहा है ग्लोमर्युलस की छन्नी से, ठीक है। एक और बात जो एनसीईआरटी में लिखी है, आप डायग्राम में ही लिख लो ताकि आपको अलग अलग जगह पे याद ना हो, जब ना करना पड़े। जब भी आपने डायग्राम खोला आपकी बहुत सारी चीजें कवर्ड रहनी चाहिए वहां पे। ये जो पीसीटी है बेटा, पीसीटी, यहाँ पे एनसीईआरटी ने कुछ इसका टाइप लिखा है टिश्यू का, कि कौन सी टाइप है अंदर, प्लस आपने ये पढ़ा भी है बेटा जब आप टिश्यू पढ़ रहे थे। यहाँ पे पीसीटी में होता है बेटा, पीसीटी के अंदर होता है आपका ब्रश बॉर्डर्ड सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ब्रश बॉर्डर्ड सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है आपके पीसीटी में। और याद करो तुमने तो बाउमेंस कैप्सूल में पढ़ा है कि नेफ्रॉन का जो बाउमेंस कैप्सूल होता है उसमें कौन सी टिश्यू होती है, ध्यान करो और बताओ फटाफट से। तुमने पढ़ा था कि जो बाउमेंस कैप्सूल होता है, ये लो बाउमेंस कैप्सूल बना लिया बेटा, ये बाउमेंस कैप्सूल है। तुमने पढ़ा था कि जहां पे भी बारीक काम करना होता है वहां हम सबसे पतला वाला एपिथेलियम रखते हैं, दैट इज सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। सिंपल मतलब एक लेयर, स्क्वामस मतलब पतली और चपटी सेल्स। तो तुमने यहाँ पे लगाया था एक लेयर सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का, ठीक है, ग्लोमर्युलस में। तुमने इधर साइड भी लगाया था एक लेयर सिंपल स्क्वामस का, तो हमने लगा दिया, एक ही लेयर लगाया हमने इसकी दीवार में, दैट इज सिंपल स्क्वामस, क्योंकि हमको इसमें छान के लेके आना है ब्लड, मतलब बारीक काम कराना है हमको। यहाँ से जो ग्लोमर्युलस चल रहा है बेटा, ये एफरेंट, ये इफरेंट, और यहाँ पे ये जो ग्लोमर्युलस चल रहा है उसमें से ब्लड को छान के इधर गिराना है। तो यहाँ पे तो अपनी ब्लड चल रही है, तो ब्लड कैपिलरी में तो हमको पता ही है एक लेयर होती है, एंडोथीलियम कहते हो तुम उसको, और जो छन के आ रहा है यहाँ पे भी हमने क्या किया, एक ही लेयर लगाया। तो ये वाली जो एक लेयर है, अब समझना ध्यान से, मान लिया कि यहां पे भी क्या है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, यहां पे भी क्या है बेटा, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है। ऊपर वाली को कह दो बेटा इंटरनल, जो अंदर साइड है उसको तुम क्या कहते हो, विसरल, तो इसी को हमने कह दिया विसरल एपिथेलियम, विसरल एपिथेलियम या विसरल लेयर। और जो बाहर है बेटा, बाहर की साइड है, उसको पेरिफेरी कहते हो, उसको कह दो पैराइटल लेयर, इसको कह दो पैराइटल लेयर। तो बेटा ये जो कप है बाउमेंस कैप्सूल नेफ्रॉन का, इसमें सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम है। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की एक तो ये आपकी विसरल लेयर है और एक पैराइटल लेयर है, ये इनर लेयर है जहां से एक्चुअल में ब्लड छन रहा है, और एक आउटर लेयर है वहां से नहीं छन रहा। ब्लड ने तो बेटा छन के यहां से यहां आना है, तो बस इसको क्रॉस करना
करना है। उसके बाद तो ये सारा कुछ ट्यूब में चला जाएगा जो भी छन के आएगा। जो चीज छन के गिरेगी इसको गलती से भी अभी यूरिन नहीं कहोगे। यूरिन कब कहोगे? जब लूप ऑफ हेनले से होके डीसीटी से होके कलेक्टिंग डक्ट में पहुंच जाए तब आप इसको यूरिन बुलाओगे बेटा। यहाँ पे अब जो बनेगा ना वो है यूरिन, समझना बात को। क्योंकि अभी रास्ते में इतना लंबा रास्ता क्यों दिया है हमने? पीसीटी से घुमा रहे, लूप ऑफ हेनले से घुमा रहे, डीसीटी से घुमा रहे, हमको कुछ काम कराने हैं रास्ते में, यहाँ पे लेन देन करानी है इसके बगल के ब्लड वेसल के साथ। तो अभी यूरिन नहीं बना है। अभी जो यहाँ गिरेगा उसको आप कहोगे ग्लोमर्युलर फिल्ट्रेट, ग्लोमर्युलर फिल्ट्रेट कहोगे। और फिर रास्ते में देना लेना जो है करने के बाद अब फाइनली जब यहाँ पे पहुंच जाएगा तब आप उसको यूरिन कहोगे, तब वो बॉडी से पास होगा बाहर। ठीक है, तो ये हो गया ग्लोमर्युलर फिल्ट्रेट। अब बेटा जो इधर वाली सेल्स है, ये वाला हटा देती हूँ, ये तो अंडरस्टूड है। देखो ये जो इनर वाली लेयर है ये अपने आप को थोड़ा सा मॉडिफाई करती है और कुछ ऐसी सी सेल्स बनाती है, कुछ ऐसी सी सेल्स बनाती है। ये जो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम है वो अपने आप को मॉडिफाई कर लेती है इधर की साइड, ठीक है, ताकि और अच्छी छनाई हो, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो ब्लड की, इसके लिए। तो ये सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम को मॉडिफाई होने के बाद हम कह देते हैं पोडोसाइट्स। पोडोसाइट्स बच्चे ध्यान से सुनो, पोडोसाइट्स हैं क्या? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम ही है, बस उसकी शेप थोड़ी सी बदल गई है, ऐसी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकल जाती है उसमें और फिर हम उसको कह देते हैं पोडोसाइट्स। और ऐसे बगल बगल की प्रोजेक्शंस आपस में एंटर कर जाती है, इसी को हम पोडोसाइट कहते हैं। ठीक है, तो अंदर वाली लेयर में सिर्फ हो रहा है। तो बाउमेन्स कैप्सूल की इनर लेयर यानी कि विसरल लेयर में सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम है जिसको हम पोडोसाइट कहते हैं, जिसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं और उसकी वजह से बेटा, उसकी वजह से ये स्लिट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। ऐसे अगर हम आपस में एक दूसरे में उंगलियां एंटर करा दे तो ये छोटे छोटे स्लिट्स से बन रहे हैं बीच में जो स्लिट्स बन रहे हैं उसी में से ब्लड बेटा आपका फिल्टर करता है। और इसीलिए यहाँ पे हम क्या कहते हैं, बीच में क्या बन गया, ये जो बीच में बनता है इसको कहते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट्स, फिल्ट्रेशन स्लिट्स। और या फिर इसी को कहते हैं बेटा स्लिट पोर्स, स्लिट पोर्स, फिल्ट्रेशन स्लिट्स या स्लिट पोर्स। ठीक है, तो ये आपका हो गया ग्लोमर्युलस की पोडोसाइट के बारे में। बाहर नहीं अंदर बनाना है पोडोसाइट, जहां से ब्लड एक्चुअल में एंटर करेगा, जिससे छनेगा। तो एक्चुअल में बेटा कितनी लेयर्स हो गई जो उसको क्रॉस करनी होंगी? अगेन जैसे एल्वियोलाई में सीखा था वैसे ही 3। एक तो यहाँ की एंडोथीलियम हो जाएगी ये वाली, बीच की बेसमेंट मेम्ब्रेन हो जाएगी और पोडोसाइट्स हो जाएंगे जो कि सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम ही है। Okay, now coming to the concept of GFR. What is GFR? GFR के बारे में आपको बताया भी है बेटा पहले भी, फिर से एक बार सीख लो। GFR क्या होता है? ग्लोमर्युलर फिल्ट्रेशन रेट, ग्लोमर्युलर फिल्ट्रेशन रेट कब लगाते हैं बेटा? जब हमें 1 मिनट का कुछ निकालना हो कि 1 मिनट में ये काम कितना हो रहा है। क्या, किस चीज का 1 मिनट? ग्लोमर्युलर फिल्ट्रेट बनने का, ग्लोमर्युलर फिल्ट्रेट बनने का। तो ग्लोमर्युलर फिल्ट्रेशन रेट हो जाएगा। और ग्लोमर्युलर फिल्ट्रेट क्या है? जो छन के आ रहा था, तो मतलब 1 मिनट में कितना ग्लोमर्युलर फिल्ट्रेट बन रहा है उसी को तुम बोलोगे GFR। मतलब कि 1 मिनट में यहाँ पे कितना पार्ट छन के आ रहा है ब्लड का, उसी को तुम कहोगे GFR। यहाँ पे 1 मिनट में जितना छनेगा बेटा उसको हम कहते हैं GFR। अब ऐसा मत सोचना कि 1 नेफ्रॉन में जितना छनेगा उसको तुम कहते हो GFR। बेटा GFR टर्म एक्चुअली यूज होती है कि कितने, जितने भी जो GFR है मतलब कितना ब्लड आया किडनीज के पास और उसमें से टोटल नेफ्रॉन्स में कितना छना 1 मिनट में। तो 1 मिनट में किडनीज के पास जितना ब्लड आया, याद करो 1 मिनट में आपकी वेंट्रिकल निकालती है, एक वेंट्रिकल निकालती है 70 ml ब्लड, सॉरी 1 मिनट में निकालती है 5 लीटर ब्लड। तो उस 5 लीटर में से यानी कि 5000 ml में से अराउंड 1100 से 1200 ml कहाँ चला जाता है बेटा?
किडनीज के पास 1100 से 1200 ml चला जाता है किडनीज के पास, और किडनी के पास जाने के बाद इस किडनी के अंदर, दोनों किडनी के अंदर मिला के 20 लाख नेफ्रॉन है ना, यानी 2 मिलियन नेफ्रॉन है। तो इस 2 मिलियन नेफ्रॉन में बेटा, इसे 1100 से 1200 ml में से इस 2 मिलियन नेफ्रॉन में 125 ml ब्लड छन के आता है बाउमेंस कैप्सूल में। तो जो GFR है 1 मिनट में तो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, पर कितने में? 2 मिलियन नेफ्रॉन्स में, 20 लाख नेफ्रॉन्स में, दोनों किडनीज में मिला के। और GFR होता है आपका बेटा 125 ml पर मिनट। 1 मिनट में 1100 से 1200 ml ब्लड आता है दोनों किडनीज के पास, जिसमें से 125 ml छन के गिरता है बाउमेंस कैप्सूल में। अच्छा, 125 ml अगर 1 मिनट में छन रहा है तो एक दिन में अगर तुम मल्टीप्लाई करके निकालोगे तो आ जाएगा 180 लीटर। तो 180 लीटर यूरिन थोड़े बनता है बेटा, और इसीलिए तो मैंने तुमको बोला था कि जो कुछ भी यहाँ पे बन रहा है इसको अभी यूरिन मत कहना। यहाँ तो 1 मिनट में 125 ml गिर रहा है, मतलब एक दिन में 180 लीटर गिर जाएगा। तो ये सारा यूरिन नहीं है, बहुत सारा कुछ हम रास्ते में वापस ले लेंगे अपने ब्लड में। जो ब्लड से यहाँ से गिर गया था, जो ब्लड से यहाँ से गिर गया था, अब ब्लड का कंट्रोल नहीं रहा, उसने बोला पोर्स के हिसाब से काम हो रहा है, एक्स्ट्रा चीज चलेगी तो मैं क्या करूं? तो उस गलती को हम सुधार लेंगे बेटा, हम रास्ते में सारी चीजें वापस ले लेंगे, और यहाँ तक हम सिर्फ 2 मिलियन नेफ्रॉन 20 लाख नेफ्रॉन में, यानी दोनों किडनी में मिला के हम यहाँ पर सिर्फ अराउंड 1 से 2 लीटर यूरिन ही पहुंचने देंगे पूरे दिन में। ठीक है, तो ऐसे करके चलती हैं आपकी कैलकुलेशंस, यानी कि इस 180 लीटर में से अराउंड 99% सामान आप वापस रीअब्सॉर्ब कर लेते हो अपने ब्लड में, और फिर जाके बनता है यूरिन। 99% पानी और सामान रीअब्सॉर्ब होने के बाद फिर बनता है यूरिन। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट तो बना था 125 ml 1 मिनट में, यानी 180 लीटर पूरे दिन में, पर यूरिन कितना बनता है बेटा? 1.5 से 2 लीटर या 1 से 1.5 लीटर पूरे दिन में। ठीक है, डिपेंड्स ऑन कि हम पानी कितना पीते हैं। ठीक है, so this is all about the structure of nephron and the basic concepts of GFR plus। अब नेक्स्ट हमको करना है बेटा, इसके बाद चलेंगे यूरिन फॉर्मेशन पे, जिसमें आपको 3 स्टेप करने की ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हुई, फिर चीज़ों को हमने रीअब्सॉर्ब किया, एक्स्ट्रा चीज़ों को सिक्रीट किया, वो कहानी करेंगे यूरिन फॉर्मेशन में। टिल देन एवरीवन टेक केयर, स्टे सेफ, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।